गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 8283 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है और इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है सीएजी यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 4 स्टेटमेंट यहाँ पर। एक संवैधानिक निकाय है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करता है, पद पर बने रहने के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद के लिए पात्र नहीं है। एक बार पद से सेवानिवृत्त होने या इस्तीफा देने के बाद वह केवल राज्य सरकार के अधीन पदभार ले सकता है। अब इस तरह का क्वेश्चन इसमें कुछ बताया नहीं है, सही बताना है या फिर गलत बताना है, लेकिन ठीक है, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1 है तो सीएजी एक संवैधानिक निकाय तो है नहीं, एक संवैधानिक निकाय है तो एलिमिनेट हो गया। राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पद धारण नहीं करता सीएजी। ठीक है, सीएजी को अगर हटाना है तो उसी रीति से हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के जजों को अपने पद से हटाया जाता है। पद पर बने रहने के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी पद के लिए पात्र नहीं है, बिल्कुल। और एक बार पद से सेवानिवृत्त होने या इस्तीफा देने के बाद वह केवल राज्य सरकार के अधीन पदभार लेगा। ना राज्य सरकार के अधीन ले सकता है ना केंद्र सरकार के अधीन ले सकता है। ठीक है, और पद पर जब तक बना है भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद का पात्र नहीं है। तो ये इनकरेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट, तो सी वाला ही करेक्ट है, तो यही आंसर होगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, क्योंकि अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान है। ठीक है, यह एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख एवं सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है सीएजी। नियुक्ति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर के साथ एक वारंट के द्वारा की जाती है। कार्यकाल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, 6 वर्ष की आयु या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा होने तक ये अपने पद पर बना रहता है। और निष्कासन की बात करें तो सीएजी को राष्ट्रपति के द्वारा उसी आधार पर और उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर नहीं रहता है, तो दूसरा वाला गलत है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर या साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, इम्पीचमेंट। और बाकी एक बार सीएजी पद से सेवानिवृत्त होने या इस्तीफा देने के बाद वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता, तो चौथा वाला भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से किसे कृषि में सार्वजनिक निवेश नहीं माना जा सकता? ठीक है, कृषि में सार्वजनिक निवेश, प्राथमिक कृषि साख संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण करना, समितियों का कंप्यूटरीकरण करना, सामाजिक पूंजी विकास करना, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी और सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। देखिए, बैंकिंग प्रणाली के द्वारा यदि कृषि ऋण माफ किया जाएगा तो बैंकों के ऊपर लोड होगा। ठीक है, तो वो कृषि में सार्वजनिक निवेश नहीं होगा, तो गलत हो गया यहाँ पर सी वाला स्टेटमेंट। पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ठीक है, तो कृषि ऋण की माफी सार्वजनिक निवेश नहीं है क्योंकि यह बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से गैर वित्त ऋण में सम्मिलित है? गैर वित्त ऋण में सम्मिलित हैं परिवारों का बकाया गृह ऋण, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि जो होती है, और ट्रेजडी बिल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, परिवारों का बकाया जो गृह ऋण होता है यानी जो होम लोन होता है, और क्रेडिट कार्डों पर जो बकाया राशि है वो भी है, इसमें ट्रेजडी बिल भी है, तो तीनों के तीनों हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, ऋण अक्सर संबंधित ब्याज व्यय के साथ मौद्रिक ऋण चुकाने के लिए जो है संविदात्मक दायित्व है। गैर वित्त ऋण की बात करें, इसमें सरकारी संस्थाओं
परिवारों व्यवसायों द्वारा जारी ऐसे ऋण साधन शामिल हैं जो कि वित्त क्षेत्र में शामिल नहीं है, और इसमें औद्योगिक या वाणिज्यिक ऋण ट्रेजरेबल क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि से शामिल है। ठीक है, और यह वित्त ऋण के समान ही अधिकांश विशेषताओं को साझा करते हैं, सिवाय इसके कि इसमें ऋण के जारीकर्ता जो है वो गैर वित्तीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार करना है। बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास सावधि जमा, बैंकों में बचत जमा और मुद्रा। आपको बताना है कि तरलता के घटते क्रम में इन परिसंपत्तियों का सही क्रम कौन सा है। स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूपीएससी के लिए भी। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज एसेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो सबसे पहले घटता क्रम देखना है ना। सबसे पहले आएगी मुद्रा। मुद्रा जो कि बैंकों के पास जमा। ठीक है, उसके बाद बैंकों में बचत जमा और सबसे अंत में बैंकों के पास सावधि जमा। तो 4 1 3 2 यानी डी वाला स्टेटमेंट। तो मुद्रा बैंकों के पास जमा, बैंकों में बचत जमा, बैंकों के पास सावधि जमा, यानी करेंसी डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, सेविंग डिपॉजिट विद बैंक, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स। इंपॉर्टेंट प्रश्न। मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता कौन करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर, प्रधानमंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई, तो आरबीआई के गवर्नर इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर राजकोषीय नीति पूछ ले तो केंद्र सरकार। तो आरबीआई का गवर्नर मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, आरबीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यह जो समिति है वो 6 सदस्य समिति होती है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक से और अन्य 3 सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो टोटल 6 मेंबर। और ये जो मौद्रिक नीति समिति है इसकी बैठकें वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित की जाती हैं, और यह प्रत्येक बैठक के बाद अपने निर्णयों को जो है प्रकाशित करती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। शासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह को प्रोत्साहन देना, उच्च शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण करना, अधिकारी तंत्र की डाउन साइजिंग करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री करना। आपको बताना है कि उपरोक्त में से किसका, इनमें से किसका भारत में राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उपायों के रूप में किया जा सकता है। किसका उपयोग भारत में राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उपायों के रूप में किया जा सकता है। राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, भारत में फिजिकल डेफिसिट को नियंत्रित करना है तो अधिकारी तंत्र की डाउन साइजिंग करना यह है, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री करना। ठीक है, यानी ऑफ लोडिंग ये भी है। उच्च शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण करना ये नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह को प्रोत्साहन देना ये भी नहीं है। तो 1 2 3 थर्ड है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि थर्ड वाला अपने को रखना है। इसका आंसर केवल 3 और 4 का डी। देखिए, सामान्य तौर पर राजकोषीय घाटे यानी फिजिकल डेफिसिट की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सरकार का कुल खर्चा उसके राजस्व से अधिक हो जाता है। सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए विभिन्न उपाय करती है, जैसे कि कर आधारित राजस्व बढ़ाना, ठीक है, सब्सिडी कम कर देना और विनिवेश। नौकरशाही को कम करने के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री से जो है राजकोषीय घाटे में कमी आती है। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्रवाह के गंतव्य को जाने बिना राजकोषीय घाटे पर इसके वास्तविक प्रभाव को निर्धारित करना मुश्किल है, इसलिए पहला वाला गलत है। और उच्च शिक्षण संस्थानों के निजीकरण से स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो राजकोषीय घाटे को कम करने में प्रभावी नहीं है। तो पहला दूसरा गलत है और तीसरा चौथा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के अनुपात में कर में कमी निम्नलिखित में से किसको इंगित करती है। धीमी आर्थिक वृद्धि दर, राष्ट्रीय आय का कम समान वितरण, नीचे दिए गए कूट की सहायता से
सही उत्तर का चुनाव कीजिए। किसी देश के जीडीपी के अनुपात में कर में कमी निम्नलिखित में से किसको इंगित करती है? धीमी आर्थिक वृद्धि दर। ए, राष्ट्रीय आय का कम समान वितरण। ये दूसरा गलत है, तो केवल पहला वाला हो जाएगा। देखिए, आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप जो है विकास दर कम होती है, जहां आमतौर पर बेरोजगारी बढ़ती है और उपभोक्ता खर्च घटता है। नतीजन टैक्स टू जीडीपी अनुपात में गिरावट आती है, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। राष्ट्रीय आय का असमान वितरण सीधे तौर पर जीडीपी अनुपात में कर में कमी से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय आय और संसाधन आवंटन का समान वितरण आमतौर पर किसी देश की आर्थिक योजना पर निर्भर करता है, तो दूसरा वाला जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो क्या होगा? ठीक है, सरकार तो निःशुल्क उपलब्ध करा देगी अपने खजाने से, लेकिन उसकी भरपाई भी तो करेगी। कैसे करेगी? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देगी, ठीक है, लिकर पर सरचार्ज बढ़ा देगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प लागत शून्य होती है, ठीक है, विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है। विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता के शासन को अंतरित कर दिया जाता है। विकल्प लागत उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित दिया जाता है। ये वाला सी वाला सही है, ठीक है। देखिए, विकल्प लागत उन लाभों को प्रतिनिधित्व करती है जब एक व्यक्ति, निवेशक या व्यवसाय खो देता है, जब वह किसी विकल्प को अन्य विकल्पों पर प्राथमिकता देता है, अर्थात एक विकल्प या अवसर का चयन करने पर त्यागे गए विकल्प या अवसर की लागत ही अवसर लागत कहलाती है। यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो उपभोक्ता के अन्य उपलब्ध विकल्पों के स्थान पर एक विशिष्ट उत्पाद को चुनने की विकल्प लागत को लाभ प्राप्तकर्ता से करदाता को जो है अंतरित कर दिया जाता है, ठीक है। और यदि सरकार कोई वस्तु निःशुल्क उपलब्ध कराती है तो उसके लिए भुगतान की गई राशि जो है वो सरकार द्वारा वहन की जाती है, ठीक है। सरकार वहन करेगी उसको, लेकिन उसको वसूलेगी भी तो बदले में कर प्राप्ति से होने वाली कमाई पर निर्भर करती है। जो बदले में कर प्राप्ति से होने वाली कमाई पर निर्भर करती है, यानी सरकार उसको कैसे वसूलेगी? टैक्स लगाकर, ठीक है। उसने तो फ्री दे दिया, लेकिन वापस भी वो जनता से निकालेगी, और उसमें कैटेगरी डिवाइड है, ठीक है, कि इस तबके से जो है इनकम टैक्स अभी तक इतना लेते थे, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इनका थोड़ा कम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति विधायिका और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से शीघ्रता एवं कुशलता से विनियमित करने में सहायता करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समितियां अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से शीघ्रता एवं कुशलता से विनियमित करने में सहायता करती हैं? कौन सी हैं? जांच और नियंत्रण समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, रक्षा संबंधी समितियां, हाउस कीपिंग समितियां या सेवा समितियां? देखिए, ये हैं विभागीय स्थायी समितियां, संसद की विभागीय स्थायी समितियां, ऑप्शन नंबर बी। तो संसदीय समितियों की बात करें पहले, तो संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है, या अध्यक्ष या सभापति द्वारा नामित किया जाता है। और ये जो समितियां संविधान के अनुच्छेद 105 और 118 से जो है अपना अधिकार प्राप्त करती हैं। अनुच्छेद 105 में क्या है? संसद के विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान है, सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 118 में संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 118। अब देखिए, विभागों से संबंधित जो स्थायी समितियां हैं वे संसद के प्रति कार्यपालिका की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं, और समितियों के माध्यम से संसद जो है प्रशासन पर नियंत्रण करने के साथ साथ प्रभाव डालने का काम करती है, और कार्यपालिका पर निगरानी भी जो है रखती हैं। ये समितियां विधायक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और विधायिका को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और कार्यों को प्रभावी ढंग से शीघ्रता और कुशलतापूर्वक विनियमित करने में सहायता करती हैं। ये उन मामलों की पूरी तरह से और व्यवस्थित रूप से छानबीन करने में संसद की सहायता करती हैं जिन पर चर्चा नहीं की जा सकती,
तो वी करेक्ट हो गया। ये समितियां उन्हें सौंपे जाने वाले मामलों पर सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट होती हैं समितियां। प्राक्कलन समिति से कई बार प्रश्न बने। ठीक है, सरकारी उपक्रम समिति से कई बार प्रश्न बने, लोक लेखा समिति से कई बार प्रश्न बने। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शामिल होंगे? भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, भारतीय कंपनियों में अधिकांश विदेशी इक्विटी होल्डिंग, विदेशी कंपनियों द्वारा विशेष रूप से वित्त पोषित कंपनियां और पोर्टफोलियो निवेश। नीचे देंगे कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो जरा भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में शामिल क्या क्या है इसमें? भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां ये हैं। भारतीय कंपनियों में अधिकांश विदेशी इक्विटी होल्डिंग ये भी है। विदेशी कंपनियों के द्वारा विशेष रूप से वित्त पोषित कंपनियां ये भी है। पोर्टफोलियो निवेश इसमें नहीं है, तो 4 को हटा दीजिए, जहाँ जहाँ 4 है वो नहीं होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 1 2 3 डी। तो किसी विदेशी देश की निधियों को शेयरों, संपत्तियों, स्वामित्व या प्रबंधन या सहयोग में निवेश किया जा सकता है और इसके आधार पर विदेशी निवेश को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई, विदेशी संस्थागत निवेश एफआईआई। अब बात करते हैं एफडीआई की। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी एक देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश है। आमतौर पर एफडीआई जो है एफडीआई निवेश तब होता है जब एक निवेशक विदेशी व्यापार संचालन स्थापित करता है या किसी विदेशी कंपनी में स्वामित्व स्थापित करने या हित को नियंत्रित करने सहित विदेशी व्यापार संपत्तियों का अधिग्रहण करता है। एफडीआई को पोर्टफोलियो निवेश से अलग किया जाता है, जिसमें एक निवेशक केवल विदेश आधारित कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदता है। अब एफडीआई में शामिल है क्या क्या? किसी विदेशी देश में सहायक या सहयोगी कंपनी खोलना, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। किसी विदेशी मौजूदा कंपनी में नियंत्रक हित प्राप्त करना, तो दूसरा वाला करेक्ट हो गया। और एक विदेशी कंपनी के साथ विलय या संयुक्त उद्यम स्थापित करना, तो तीसरा वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, चौथा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश विदेशी संस्थाओं और गैर निवासियों द्वारा भारतीय प्रतिभूति में निवेश है, जिसमें शेयर, सरकारी बॉन्ड, निगमित बॉन्ड, परिवर्तनीय प्रतिभूतियां, बुनियादी ढांचा प्रतिभूतियां आदि शामिल है। इसका उद्देश्य निवेश पर भारत में एक नियंत्रित हित सुनिश्चित करना है। यह प्रवेश और निकास के लचीलेपन के साथ एफडीआई से कम है, इसलिए चौथा वाला नहीं। तो 10 प्रश्न थे ये इकोनॉमिक्स के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी को। धन्यवाद।